नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज है गुरुवार, यानी कि हेलो किसान में है पशुपालन का दिन। पशुपालन से संबंधित कुछ अहम विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिन पर पूरे 1 घंटे के दौरान चर्चा होगी। क्या विषय है, आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। जी हाँ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में विस्तृत जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे सर्दियों में गाभिन पशुओं की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। इनके संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं आपको क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113-060, 1800-113-061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर वरिंदर सिंह रैना। बता दें आपको कि ये रिसर्च एसोसिएट है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में। डॉक्टर रैना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर शैलेंद्र किशोर शीतल जी। बता दें ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना, बिहार में। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको, आज चर्चा होगी राष्ट्रीय गोकुल मिशन और सर्दियों में गाभिन पशुओं की देखभाल पर। कोई भी सवाल है, किसी तरह की समस्या हो रही है, तो आप बेझिझक अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें, कॉल्स लेने का सिलसिला हम शुरू करें, उससे पहले एक अहम जानकारी आपको दे दें। आप जब भी कॉल करें नेटवर्क एरिया में आकर हमें कॉल करें, और साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि आपकी टीवी की आवाज कम हो। टीवी की आवाज ज्यादा होती है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल्स का। बहरहाल हम शुरुआत कर लेते हमारी चर्चा की। डॉक्टर रैना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। तो डॉक्टर रैना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को इसके बारे में? देखिए मैम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमारी जो देसी नस्लें हैं उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए चलाया जाने वाला ये भारत का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जी। इसे 2014 ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, और इसके तहत अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको वो देसी नस्ल ही खरीदना चाहते हैं। और देसी नस्लें आजकल हमें देख रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों के पास देसी नस्लें ही हैं, और इसको देसी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए इसके अंतर्गत राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत हमने जैसे गोकुल ग्राम खोले हैं, राष्ट्रीय कामधेनु सेंटर्स खोले हैं, और भारत में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी चलाया गया है। 2 करोड़ हमारे पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हो चुका है। और साथ ही साथ इस सेक्टर में आज तक डिजिटलाइजेशन नहीं थी, मतलब कोई भी ऐसी ऑनलाइन साइट या कोई ऐसा पोर्टल नहीं था जहाँ पे हमारे किसान भाई बहन जा सके और उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इसके हमारे एरिया के बारे में कौन सी नई स्कीम है, कौन सी नई ब्रीड आ रही है, उसके लिए भी इस कार्यक्रम में बहुत सी चीज़ें शुरू की गई हैं। जैसे ई गोपाला ऐप शुरू की गई है, ई पशु हाट की शुरुआत हुई। तो इस कार्यक्रम से मैं अभी तो यही कहूँगा कि जो हमारी देसी नस्लें हैं उनको बहुत ज़्यादा उनका संवर्धन भी हुआ है, उनका संरक्षण भी हो रहा है। और हमारे पशुपालकों ने खुले दिल से देसी नस्लों को अपनाया है और इससे लाभ भी ले रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एकमात्र उद्देश्य है कि देसी गायों का जो है संरक्षण किया जा सके, संवर्धन किया जा सके, और इसके लिए कई तरह के यहाँ पर प्रावधान भी हैं, कई तरह की एप्स विकसित की गई हैं। हमारे पशुपालकों को इससे जोड़ा जा रहा है, लाभान्वित किया जा रहा है। आप जुड़ना चाहते हैं, क्या है प्रक्रिया बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जमीनी स्तर पर किसानों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठा रही है। किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में सरकार समय समय पर कई योजनाओं को लाती रहती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी ऐसी ही एक योजना है। देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2014 में की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है।
स्वदेशी पशु के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम से पशुओं में आनुवांशिक सुधार और पशुओं की संख्या में वृद्धि संभव होगी। योजना के जरिए दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है। इस योजना का एक उद्देश्य प्राकृतिक सेवाओं के लिए उच्च आनुवांशिक गुणों वाले रोग मुक्त सांडों का वितरण करना भी है। ज्यादा से ज्यादा पशुपालक गोकुल मिशन के बारे में जाने, इसके लिए उन्हें जागरूक करने का काम भी किया जाता है। इसके लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप पशुपालकों की मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों व पशुपालकों को काफी अच्छी किस्म के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी ई गोपाला ऐप के जरिए मिलती है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, सर्दियों का मौसम है, ऐसे में हमारे पशुओं की देखभाल के लिए किस तरह के यहाँ पर कदम उठाने चाहिए हमारे पशुपालकों को, खासतौर पर गाभिन पशुओं की बात करें तो? देखिए अभी दिसंबर महीना खत्म होने को है और जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों में आगे सर्दी बरकरार रहेगी। तो सर्दी के मौसम में जब भी ठंडी हवाएं चलती है उससे पशु को बचना बहुत जरूरी होता है, खास करके गाभिन पशुओं को। गाभिन पशुओं को देखेंगे तो 3 महीने, 1 महीने से लेकर के 3 महीने, 3 से 6 महीने और 6 से 9 महीने के बीच में 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है जी। पहले महीने में उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 3 से 6 महीने के बीच में बच्चे का विकास तेजी से होता है। उस समय में यदि ठंड ज्यादा लग जाती है पशु को तो पशु बीमार हो जाते हैं और बीमारी के कारण एबॉर्शन का घटना जैसे गर्भपात करते हैं उसका बढ़ जाता है। ठंड के समय में ठंड से बचाव जरूरी हो जाता है, खास करके गाभिन पशु के लिए जी। तो ठंड से बचाव भी हम कह सकते हैं कि बेहद अहम कदम रहेगा हमारे पशुपालकों के लिए कि अपने पशुओं को आप ठंड से जरूर बचाइए। आप गाभिन पशु हैं आपके पास तो उनके लिए तो आपको और भी ज्यादा सतर्कता यहाँ पर बरतनी होगी। और किस तरह से देखभाल कर सकते हैं जिससे आपके जो पशु हैं स्वस्थ रहें, आगे आने वाला जो बछड़ा है बछड़ी है वो भी यहाँ पर सही रहे, इसके लिए हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट है, आइए देख लेते हैं। वैसे तो गाभिन पशुओं को हमेशा ही अच्छी देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन सर्दियों में गाभिन पशुओं पर पहले से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गाभिन पशुओं की रहने की जगह से लेकर उनके आहार तक का बेहतर से प्रबंध करें। रहने की जगह की बात करें तो सर्दी में गाभिन पशुओं को ठंडी हवा से बचाना चाहिए। आवास के दरवाजे पर बोरी लटका दे। टीन शेड से बने पशु आवास को घास फूस के छप्पर से चारों ओर से ढक देना चाहिए। अगर फर्श पक्का हो तो चारा, धान की पराली या गन्ने की सूखी पत्ती फैला दे। फर्श कच्चा होने पर समय समय पर ऊपर की मिट्टी हटाकर खेत की सूखी मिट्टी डाले और पशुओं को बोरे से ढके। फर्श को हमेशा सूखा रखें, साथ ही रहने की जगह में साफ सफाई बनाए रखें। वहीं अगर गाभिन पशुओं के आहार की बात करें तो सर्दियों में ज्यादातर पशु गाभिन होते हैं, इसीलिए उनको अतिरिक्त आहार गर्भावस्था के 2 महीने पहले से ही देना शुरू कर देना चाहिए। प्रसव के बाद समुचित मात्रा में आहार देते रहे, जिससे लंबे समय तक दूध उत्पादन मिलता रहेगा। दलहनी हरे चारे जैसे हरी बरसिन और लोबिया पशुओं को खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने के कारण दूध उत्पादन बनाए रखने में मदद मिलती है। भैंस की बात करें तो गर्भावस्था के आखिरी 3 महीने में बच्चे की सबसे अधिक पैदावार होती है, इसलिए भैंस को 8वें, 9वें और 10वें महीने में ज्यादा पोषक आहार की जरूरत पड़ती है। गर्भावस्था के समय भैंस को संतुलित और सुपाच्य चारा खिलाना चाहिए। दाने में 40 से 50 ग्राम खनिज लवण मिश्रण जरूर मिलाना चाहिए। तो
देखिए अभी आपने एक और खास रिपोर्ट, आइए इसके साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको फिर से याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर लगातार समय समय पर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं हमारे टोल फ्री नंबर, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन या फिर सर्दियों में गाभिन पशुओं की देखभाल के संदर्भ में कोई सवाल है आपके मन में तो आप बेझिझक हमसे पूछिए, हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रैना का यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर रैना, आपने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो शुरुआत है किस उद्देश्य के साथ 2014 में की गई थी और उसके बाद हमने बदलाव भी यहाँ पर देखा है। हमारे पशुपालक अगर इसे जोड़ना चाहते हैं तो किस तरह की कोई प्रक्रिया है यहाँ पर? देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में अलग अलग स्कीम्स हैं। अभी जैसे ई गोपाला ऐप ही लॉन्च हुई थी, तो हम इसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ई गोपाला ऐप के बारे में ही जानकारी दीजिए। जी, ई गोपाला ऐप 2020 में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी और उसमें आप अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में वो अवेलेबल है और उसमें सिर्फ आपको रजिस्टर करना है, या अपने मोबाइल नंबर से या अपने नाम से भी आप रजिस्टर कर लीजिए और उसके अंदर सारी जानकारी दी गई है कि अगर आपको अपने पशु का संतुलित आहार कैसे बनाना है, वो कितना दूध दे रहा है, वो आप उसमें डालेंगे तो आपको पूरा आ जाएगा कि आपको किस मौसम में क्या खिलाना चाहिए, कितना उनको खिलाना है, कितना हरा चारा देना है, कितना सूखा चारा देना है। इसके साथ साथ कुछ बीमारियां, जैसे मैं कहूँगा मुखुर रोग, मेस्टाइटिस, ब्रूसेलोसिस, इन बीमारियों की वीडियोस बना के उसमें डाली गई हैं और उनके जो हर्बल इलाज हैं, जो देसी इलाज हैं, वो भी इसमें लिखे गए हैं। तो इस टाइप की सारी जानकारी इस ऐप के अंदर डाल दी गई हैं। साथ ही साथ ई पशु हाट, देखिए हमारे किसान भाई बहनों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये आती है कि ये पशु कहाँ से खरीदें, कहाँ पे अच्छे पशु भारत में उपलब्ध हैं। हमारी देसी नस्ल जैसे साहिवाल, गिर या भैंस में हम कहें तो मुर्रा जो ब्रीड है वो कहाँ पे है। तो ई पशु हाट में आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ अलग अलग किसान रजिस्टर्ड हैं जिनके पास अच्छे पशु हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पे किस राज्य में कौन सी अच्छी नस्ल है और फिर आप उस किसान को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पशु खरीदने के लिए। बिल्कुल, तो ये हमेशा से हमारे किसानों का सवाल रहता है कि हम ये वाली नस्ल कहां से ले सकते हैं, अच्छी नस्ल का पशु हमें कहां से मिलेगा। तो ई पशु हाट हम कह सकते हैं बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां से हमारे पशुपालकों को या अच्छी नस्ल के पशु आसानी से मिल सकते हैं। क्या और इसकी प्रक्रिया है बताएंगे आपको, लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार कमल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? आवाज नहीं आ रही आपकी। जी कमल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, मतलब मेरा सवाल था, जैसे मेरी एक भैंस पहले, जी आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज हमें मिल रही है, अपना सवाल पूछिए। मेरा एक सवाल था, जो मतलब मेरे क्या है, भैंस पहली बार ब्याई थी और उसका अभी एक जी आपकी भैंस ब्याने वाली है, क्या समस्या है? मेरी भैंस 1 महीने और 10 दिन घटा हुआ है, तो उसको मतलब खिलाने में या मतलब उसको क्या आहार उसको देना चाहिए, आप ये जानना चाहते हैं? हाँ जी, मतलब उसके लिए क्या क्या आहार जरूरी है, कौन सा कैल्शियम वगैरह का अच्छा दूध उत्पादन मिले। बिल्कुल, डॉक्टर शैलेंद्र क्या कहेंगे? 1 महीने के आसपास है ब्याहने में भैंस को, क्या इस समय सावधानी बरतनी चाहिए आहार के संबंध में? तो इस समय आहार सुपाच्य आहार है वही दीजिएगा जी। जैसे अभी बरसीम अब अवेलेबल है तो बरसीम आप दे सकते हैं, कैल्शियम की मात्रा भी इसमें ज़्यादा रहती है। और बरसीम के सिर्फ बरसीम ही नहीं खिलाना है या कोई भी हरा चारा ही सिर्फ नहीं दे, कुछ मात्रा में सूखा चारा मिला करके दे, ताकि अफरा जैसे पेट फूल जाता है इस तरह की समस्या नहीं हो। अब दाना कुछ बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जरूर है, शरीर में एनर्जी ताकत रहेगा, तब ठंड से के प्रकोप से पशु बचे रहेंगे जी। और इसके साथ साथ आप कैल्शियम दे सकते हैं 50 से 100 ग्राम डेली करके। आप किसी भी कंपनी का कैल्शियम लिक्विड आता है आप मिलाएं और उसमें साथ ही साथ उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाएं। मिनरल लगभग 30 से 50 ग्राम तक आप इसमें दे सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो क्या करना है आपको कमल जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, आपकी भैंस ब्याने वाली है, ऐसे में बिल्कुल सतर्क रहिए, अच्छा आहार यहाँ पर आप दीजिए, बिल्कुल आपका जो आपकी जो भैंस है वो बिल्कुल यहाँ पर स्वस्थ रहेगी। बढ़ते हैं आगे और मैं यहाँ पर डॉक्टर रैना का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रैना, आप ई पशु हाट के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से हमारे जो पशुपालक हैं वो अच्छी नस्ल के देसी गाय ले सकते हैं, तो अगर रजिस्ट्रेशन कराना है उसमें तो किस तरह से कराते हैं? देखिए, साइट पे ही सब कुछ उपलब्ध है। आप अपने इंटरनेट में जाके ई पशु हाट साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप अपने नाम से, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद सब कुछ वहाँ पे आगे दिया गया है कि कैसे आप वहाँ किस फार्मर, किसान का नाम है, किसान के नाम को आप आगे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन, उनके पास कौन सी नस्ल है, कितने उनके पास पशु हैं, किस नस्ल के हैं, कितना वो दूध दे रहे हैं, तो इस टाइप की पूरी जानकारी उसके अंदर दी गई हुई है। तो कितना टीकाकरण है, किसी बीमारी से ग्रस्त है नहीं, इन सब के बारे में भी जानकारी वहाँ पे मेंशन करनी होती है? जी, इसके लिए भी ई पशु हाट में वो चीज़ भी जोड़ी जा रही है, अभी कुछ हद तक जोड़ दी गई है और आगे आगे ये भी जोड़ा जा रहा है। और टीकाकरण के बारे में एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ही एक प्रोग्राम चला था, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, जिसका जो सारा डाटा है टीकाकरण का भी और बाकी कृत्रिम गर्भाधान का भी, वो इनाफ जो हमारा एक नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, जिसको हमारा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB चला रहा है। तो वहाँ पे उनका जो इनाफ एक नेटवर्क है, उसके अंदर आप दे सकते हैं कि देश में कितना टीकाकरण हो गया है, कहाँ कहाँ टीकाकरण हो रहा है और कौन कितने कहाँ कहाँ एनिमल हमारे टैगिंग हो रही है। हम पशु आधार जो कह रहे हैं, टैग कर रहे हैं पूरे देश में हम अपने पशुओं को, उसमें 19 करोड़ पशु अभी तक टैग हो चुके हैं। तो वो आप इनाफ प्लेटफॉर्म पे जाके टीकाकरण की जानकारी देख सकते हैं, ले सकते हैं। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर सारी ही जानकारियां समाहित यहाँ पे की गई हैं। हमारे पशुपालक घर बैठे बैठे ही तमाम तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज कहें या सुविधाएं कहें, उनका लाभ ले सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश से कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि हमारी जो देसी नस्ल है जी, हमारी जो देसी नस्ल है उसको हम सुधार करना चाहते हैं, तो हमको किस प्रकार के साँडों का उपयोग करना पड़ेगा जिससे कि हमारी नस्ल में सुधार हो? दूसरा क्या है कि साँड ज्यादा होने से हमारे यहाँ उन पर अत्याचार भी बहुत होते हैं मध्य प्रदेश में, तो हम चाहेंगे कि बछियां जो पैदा ज्यादा हो जिससे कि हम उन पर साँडों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोक सकें, क्योंकि गाँव में खेती को नुकसान करते हैं वो बाजार, तो उनको हम रोक सकें। और हम चाहेंगे कि उसके लिए कोई बड़ी योजना बने साँडों के संरक्षण के लिए भी। जी बिल्कुल, तो उसके बारे में हम जानकारी बिल्कुल। तो सुझाव तो हमेशा से ही आमंत्रित होते हैं, यहाँ पर भी एक सुझाव आया है। डॉक्टर रैना, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो नस्ल सुधार के बारे में बात करना चाहेंगे। जी देखिए, इन्होंने दो प्रश्न पूछे, एक तो नस्ल सुधार और दूसरा बच्चियां ही पैदा हों। तो इन दोनों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में प्रावधान है। पहले तो हमने नस्ल सुधार के लिए हमने इंडिजिनस जो हमारी देसी नस्ल है उन्हीं के सांड की प्रोडक्शन बहुत बढ़ाई है। और अभी जो हमारे देश में सीमन स्टेशन है, मध्य प्रदेश में भी जो सीमन स्टेशन है वहाँ पे देसी नस्ल के सांड उपलब्ध है। तो अब अपनी देसी नस्ल को उसी सेम नस्ल का ही जो आप वीर्य लगाते हैं सेम नस्ल का ही लगाइए। और अगर आपकी जैसे नस्ल 2 से 3 हज़ार किलो दूध दे रही है तो उसे जो वीर्य लगा रहे हैं उस पर आप देख लीजिए कि जो उस वीर्य की मिल्क प्रोडक्शन जो उस पर लिखी होती है, दूध उत्पादन जो लिखा होता है वो लगभग 5000 का हो, तो जाके जो आपका बच्चा आएगा उसकी जो आगे 500-600 किलो दूध उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि बच्चियां पैदा हों, तो उसके लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन, इसके लिए भारत सरकार ने भी और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत भी सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन देश में की जा रही है और 2 प्लांट भी लगाए जा चुके हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन मैं आपको बता दूं, इसको लगाने से बच्चियां ही पैदा होंगी। और अभी तक हमारे देश में कहा जा रहा है कि 90% एक्यूरेसी है सेक्स सॉर्टेड सीमन की। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन से बच्चियां पैदा होंगी तो अल्टीमेटली जो हम बुल देखते हैं जो सड़क पे होते हैं, जो हमारे बेसहारा पशु जिन्हें हम बोलते हैं, वो उनकी अपने आप संख्या कम होगी और हो भी रही है। ये शुरू कर दिया गया है और पूरे भारत में भी इसको जल्दी ही फैलाया जाएगा।
जी, तो जैसे आपने कहा कि सेक्स ऑडिट सीमेन यहाँ पर शुरू किया गया है, तो हमारे जो किसान हैं उनको जानकारी किस तरह से मिल सकती है, जो साथ में या नज़दीकी जो भी सीमन केंद्र है वहाँ पर जाकर के इसके बारे में संपर्क किया जा सकता है? जो भी उनके स्टेट लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, जैसे मध्य प्रदेश लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, तो उनसे थ्रू उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि सेक्स ऑडिट सीमन कहाँ अवेलेबल है और कौन वहाँ पे अवेलेबल करवा रहा है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भारत सरकार अब सब्सिडी भी दे रही है सेक्स ऑडिट सीमन पे। 750 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार तो यहाँ पर अनुदान भी मिल रहा है हमारे पशुपालकों को। देखिए, आपकी समस्या का समाधान तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सहायता भी आपको यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। तो नजदीकी जो भी केंद्र है वहां पर जाकर के इसके बारे में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, इसको हासिल भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम नंदकुमार मिश्रा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय ठंडा का मौसम है, मौसम नरम है, तो हम पशुओं के लिए किस प्रकार से वातावरण रखें, किस प्रकार का हम खान पान रखें जिनका उसका गर्म रहे जी, तो सर्दी से हम बचा सकें, किस प्रकार से खान पान का व्यवस्था करें? बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र, क्या कहेंगे? ठंड का मौसम है, किस तरह का वातावरण हो, किस तरह का खान पान हो हमारे पशुओं का? देखिए, अब ठंड के मौसम में आवास प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जी, बताएं। आवास में अगर यदि खिड़की है और उसके दो गेट होता है, इससे अभी जो सर्द हवाएं चलती है वो आने का संभावना ज्यादा रहता है। तो उस स्थान पर आप जूट के बोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बांध दे जूट का बोरा, ताकि ठंड डायरेक्ट ठंडी हवा नहीं आ पाए पशु के पास। इसके साथ साथ सुबह में पशु को बाहर तभी निकाले जब धूप खिल जाए, और सुबह नहीं निकाले, धूप खिलने के बाद निकाले, ताकि गुनगुने धूप में वो अपना कुछ चारा ले सके और घूम सके। रात के समय में भी जब बांधने जाते हैं आवास में, तो काफी देर तक बाहर न रहने दे। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद नहीं रहने दे, अंदर बांध दे। इसके बाद में आवास में जो नीचे है कुछ पुआल का व्यवस्था आप कर सकते हैं। फर्श पर पुआल डाले, सूखा चारा डाल सकते हैं कि फर्श गर्म रहे और उसमें कोई नमी नहीं रहे। इसके साथ ही पशु यदि मल मूत्र त्याग करती है तो वो स्थान है में नमी आ जाता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा उसको साफ करते रहें और सूखा स्थान रहे जी। सूखा स्थान नहीं है, कच्ची मिट्टी है, तो मिट्टी को हटा करके फिर दूसरा मिट्टी वहां पर डाल सकते हैं कि नमी हट जाए वहां पर जी। तो यहाँ पर आवास प्रबंधन तो आपने बता दिया, खान पान के बारे में क्या सलाह रहेगी आपकी? खान पान में देखिए, ठंड के मौसम में पशु के जो एनर्जी होता है, एनर्जी बढ़ जाता है जी। एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो इस समय में एनर्जी युक्त आपको चारा देना चाहिए। इसमें आप कोई भी दरा हुआ जो ऐसे मक्का आता है उसका आपको पका करके आप दे सकते हैं जी। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके साथ साथ जो चारा होना चाहिए, चारा हरा चारा के साथ सूखा चारा अवश्य मिलाएं, सिर्फ सूखा हरा चारा नहीं दे, ताकि इससे अफरा जैसे बीमारी अभी होने का ज्यादा खतरा रहता है, जिसमें पेट में बहुत गैस बन जाता है और पशु का तुरंत डेथ हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए जी, और क्या यहाँ पर आपकी सलाह रहेगी? आपसे जानेंगे डॉक्टर शैलेंद्र कि हमारे इस ठंड के मौसम में किस तरह से पशुओं की देखभाल हमारे पशुपालक कर सकते हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मचाए देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं
जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन और सर्दियों में गाभिन पशुओं की देखभाल के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में तो बेझिझक आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन पर कॉल कीजिए, आपका कॉल कनेक्ट होगा, हम आपके सवाल सुनेंगे। विशेषज्ञ उपस्थित है हमारे साथ आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए जाने क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? क्या समस्या हुई है, आप एक बार दोहरा दीजिए। जो भैंस की आग होती है ना, हाँ, उसके हो गया सब, वो मीटर नहीं है। आंख में कुछ सफेद सा हो गया है? हाँ जी हाँ जी जी डॉक्टर शैलेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप इनको कि आंख में कुछ सफेद सा हो गया है जिसकी वजह से समस्या हो रही है? देखिए, आंख में सफेद सा होना बीमारी का लक्षण है। तो या हो सकता है कि आपकी आंख में झटका लग गया होगा। यदि दोनों आंख में अगर है तो ज्यादा चांस है कि बीमारी होना। जैसे इसमें थैलेरिया बीमारी नामक बीमारी होती है या ट्रिपनोसोमाइसिस नामक बीमारी होती है, इसमें भी आंख की समस्या आ जाती है, जिसको कॉर्नियल ओपेसिटी कहते हैं। तो इसके इलाज के लिए आपको पशु चिकित्सक के सलाह से ही आप इलाज कराए, दिखाना जरूरी हो जाता है जी। यदि झटका लगने के कारण से ओपेसिटी हो गया है, कम दिख रहा है पशु को, तो आप कोई भी आई ड्रॉप लेके और उसमें डाल सकते हैं। सुबह शाम आई ड्रॉप लगातार 10 दिनों तक डालें। साथ ही साथ विटामिन ए युक्त कोई भी दवा आप चला सकते हैं, कम से कम 15-20 दिन चलाइए उसको, तो आपकी रोशनी फिर से आ जाएगी। जी, तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। उज्जवल जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास एक जर्सी नस्ल की गाय है। मैं अभी वो 15 दिन में लगभग दिया है कि मतलब जी, तो उसके लिए मैं अच्छा स्वास्थ्य के लिए मैं क्या चारा दूं भी उसको, क्या दूं जिससे कि अच्छा दूध उत्पादन भी जाएगी। जी डॉक्टर शैलेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? जर्सी नस्ल की गाय है, 12
15 दिन में यहाँ पर ब्याहने वाली है, क्या आहार दे सकते हैं? देखिए, आहार में तो आप कैल्शियम यदि दे रहे हैं तो उसको अभी मेरे ख्याल से अभी बंद कर दे कैल्शियम, क्योंकि लास्ट 15 दिन है तो उसके बॉडी में जो कैल्शियम पहले से रिजर्व हो गया होगा, तो अब बॉडी से जब ब्याहने के बाद में बॉडी से कैल्शियम दूध के रूप में निकलता है धीरे धीरे, तो वो जो नॉर्मल प्रोसेस है होता रहेगा। इसके साथ में आप मिनरल देना जारी रखें, आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जो दाना है दाना को पका करके दे ये बढ़ा दीजिए। पानी दे सकते हैं, इसमें पानी गुनगुना पानी दीजिएगा, क्योंकि अभी जाड़े का मौसम है, कभी भी ठंड पानी नहीं देना है, इससे एनिमल स्ट्रेस में हो जाता है। इसके साथ साथ आप मिनरल्स में एक मेटाबोलाइट नाम की एक दवा आती है सैचेट, एक पाउच करके आप अभी से खिलाना शुरू कर दे ब्याहने के 5 दिन बाद तक। तो इससे जैसे हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशिया नामक बीमारी हो जाता है, जिसमें पशु बैठ जाते हैं और जो ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल होती है इसमें ज़्यादा होता है, तो उसके समस्या से बचा जा सकता है। जी, तो आपको क्या करना है, किस तरह से आहार प्रबंधन करना है अपने पशु का, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर रैना का यहाँ पर रुख करते हैं। डॉक्टर रैना, आपने तमाम तरह के यहाँ पर जानकारियां दी कि किस तरह से हमारे किसान राष्ट्रीय गोकुल मिशन से लाभान्वित हो सकते हैं। और भी कोई स्कीम यहाँ पर चलाई जा रही है इसके अंतर्गत? जी, अभी कुछ देर पहले ही इसके अंदर हमने एक स्कीम लॉन्च की है, बहुत ही अच्छी स्कीम है, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं जी। 200 हमने रखा है कि 200 पशुओं का अगर किसान एक फार्म लगाता है तो उसमें 2 करोड़ रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट होगी और 2 करोड़ रुपए सरकार द्वारा फ्लैट सब्सिडी दी जाएगी। तो इसमें हम अपने देश में जो बड़े फार्म हैं उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए इस जो स्कीम का है इसको हमने लॉन्च किया है। और काफ़ी किसानों ने, मतलब काफ़ी हमारे किसान भाई बहन और मैं कहूँगा जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं और सेक्शन 8 कंपनीज हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ एक प्रोजेक्ट बना के NDDB के थ्रू सबमिट करना है और एक बैंक लोन या बैंक गारंटी 2 करोड़ रुपए की सबमिट करनी है। जैसे ही वो पास होगा उसके बाद आपको सरकार द्वारा पहले 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। उसके बाद आप जब शेड लगा लेंगे तो आपको अगले 50% जो बची राशि है वो दे दी जाएगी और पशुओं को जब उसके अंदर आप रख लेंगे और जैसे ही उनका गर्भाधान होगा अंतिम जो 50% है वो भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो इससे हमारे जो देश में बड़े फार्म नहीं है, हमें पता है कि हमारे जो किसान भाई बहन है उनके पास कम पशु हैं, 1 से 2 या 2 से 3, बहुत कम बड़े फार्म है। और इससे हम जो फील्ड में अपना कहें कि हम अच्छा जर्म प्लाज्म बढ़ाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ा पाते, तो इन फार्म्स को हम एक सेंटर बनाएंगे जिससे हम अच्छा जर्म प्लाज्म को पूरे देश में फैलाएंगे। और ये इसे कहा जाता है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। तो देखिए एक नई स्कीम है यहाँ पर हमारे सभी पशुपालकों के लिए। अगर आप बड़ा फार्म यहाँ पर लगाना चाहते हैं, सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर मदद भी मुहैया कराई जाएगी। हमारे युवा इससे जुड़ सकते हैं, हमारे जितने भी युवा हैं अगर वो डेयरी फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं, बेझिझक आप इसका हिस्सा बनिए, आप जुड़िए, इससे आपको सरकार की तरफ से मदद भी दी जा रही है। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे। जिंद हरियाणा से अजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 अजय जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो हेलो, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए और नेटवर्क एरिया में आके कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनकर जवाब जरूर पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर अब मैं डॉक्टर शैलेंद्र का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शैलेंद्र, आपने लगातार बताया कि किस तरह से आवास का प्रबंधन होना चाहिए इस ठंड के मौसम में और आहार किस तरह का होना चाहिए। क्या इस समय किसी तरह की कोई बीमारी का खतरा भी रह सकता है हमारे पशुओं के लिए? हाँ जी, पशुओं में अभी जो है अफरा का चांस ज्यादा बढ़ जाता है जी। लगातार अब इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जी, बताएं। हाँ, पेट फूलता है क्योंकि अभी जो है ना चारे की उपलब्धता ज्यादा होती है जी। आप देखेंगे कि गोभी का पत्ता ज्यादा मिल जाता है, सरसों या राई के खेत में मिल जाएगा अभी हरा चारा के रूप में, बरसी मिल जाएगा। तो जो किसान क्या करते हैं कि वही हरा चारा ही उपलब्ध करा देते हैं एनिमल को। इसमें आप हमेशा सूखा चारा 1/4 जरूर मिलाएं इस चारे में, ताकि अफरा का चांस कम हो जाए। इसके साथ में न्यूमोनिया के लक्षण दिखाए जाते हैं पशु में,
यदि पशु भीग गया हो, जैसे कभी हल्की बारिश हो गई इस मौसम में, ठंड के मौसम में, या आप नहला दिए और पशु को साफ तौलिए से उसका जो पानी है उसको नहीं साफ किए, तो उसमें न्यूमोनिया के लक्षण आ जाते हैं। आंख से आंसू आने लगेंगे, हो सकता है फीवर हो जाता है, पशु खाना या चारा लेना कम कर देता है, ये सब लक्षण आएंगे। निमोनिया साथ में अभी जो सीजन चल रहा है इसमें एफएमडी का चांस ज्यादा हो जाता है जी, खुरपका जिसे बोलते हैं, तो इस सीजन में ज्यादा पकड़ने की संभावना रहती है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम टीकाकरण करती है, तो टीका अगर कोई पशु अगर आप नहीं दिलाए हैं तो जरूर पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें और टीकाकरण करवाएं इसके। जी बिल्कुल। तो ये देखिए तमाम तरह की बीमारियां हैं, रोग हैं जो आपके पशु को यहाँ पर चपेट में ले सकते हैं इस ठंड के मौसम में। ऐसे में सावधानी यहाँ पर बहुत जरूरी है, तो आप सावधान रहिए ताकि आपका पशु किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त ना हो और बिल्कुल स्वस्थ बना रहे। आगे बढ़ते हैं, कॉलर जुड़ गए हरियाणा से हमारे साथ। जसवीर जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? तो सवाल ये, जो अपनी जो देसी गाय है ना जी, ये कम समय दूध देवा है, कम दूध देती है, मतलब दूध भी कम देवा है, समय भी कम, या 2-2.5 महीने में मतलब दूध बिल्कुल कम करते हैं जी। इसमें कोई सुधार ऐसा प्रावधान है ज्यादा समय दूध देती, उसके दूध में थोड़ी गुणवत्ता ज्यादा हो गया है? कौन सी नस्ल है आपके पास? अपनी जो देसी होती है, जो देहात में सफेद रंग की जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनके पास हरियाणा नस्ल है। हाँ। क्योंकि ये रोहतक में है तो इनके पास हरियाणा ही सफेद रंग की नस्ल वही यही पाई जाती है। देखिए, इसमें 2 मुख्य कारण हैं कम दूध देने के। एक तो आहार, जैसे कि डॉक्टर शीतल भी बता रहे हैं कि आहार देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हरा देंगे आप, साथ में सूखा मिलाएंगे तो दूध में बढ़ोतरी भी होगी। इसके साथ साथ अगर आप खनिज मिश्रण नहीं दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर, वो देना बहुत ज़रूरी है पशु को, ताकि पशु दूध ठीक मात्रा में देता रहे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पशु 2-2.5 महीने बाद ही दूध देना और कम कर देता है, वैसे हमने जो देखा कि देसी नस्ल में लंबे समय तक देसी नस्ल दूध देती रहती हैं, और देसी नस्लों में जो दूध है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आता पर लंबे समय तक आता रहता है। साथ में जब आप उसका कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं तो जो आप वीर्य यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छे सांड का और देसी सांड का ही यूज़ करें। इससे भी जो आगे बच्चा आएगा उसमें भी दूध की बढ़ोतरी होगी। मेन दूध बढ़ाने के लिए आप उसका आहार बढ़ाइए, पूरा उसका ध्यान रखिए, हरा चारा ज़्यादा दीजिए, खनिज मिश्रण दीजिए, मल्टीविटामिन कहीं है वो भी यूज़ कीजिए तो दूध भी बढ़ेगा। जी, तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और ऐसे ही आपसे हम और जानकारी लेना चाहेंगे डॉक्टर रैना, एआई के बारे में क्या कहेंगे? कृत्रिम गर्भाधान की अगर हम बात करें तो उसका कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल हो जाता है? जी देखिए, कृत्रिम गर्भाधान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए भारत सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उसके अंतर्गत 2 करोड़ जो हमारे पशु हैं उनका कृत्रिम गर्भाधान कर दिया गया है और पूरी जो डिटेल है वो आपको इनाफ पे मिल भी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत सरकार निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फार्मर्स के डोर स्टेप पे कर रही है। ये कार्यक्रम चल रहा है रोज और इसकी रोज की रोज प्रोग्रेस भी देखी जा रही है इनाफ नेटवर्क पे। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि पहले तो ये था कि हमारे देसी जो सांड थे वो उपलब्ध नहीं होते थे तो उनका वीर्य मिलना बहुत मुश्किल था। इस कार्यक्रम से ये भी हुआ है कि जो हमारे सीमेंट स्टेशंस हैं, जो हमारे वीर्य प्रोड्यूस करने के केंद्र हैं हमारे देश में, उनमें देसी नस्लों का और वीर्य बनाया गया है और किसान को अब देसी नस्ल का जो वीर्य है वो भी प्राप्त हो रहा है, अच्छी क्षमता वाला। इससे हमारी देसी नस्लों में सुधार भी आया है और देसी नस्लें किसान अपना रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान भी देसी नस्लों के वीर्य के साथ ज़्यादा हो रहा है। जी, तो ये एक हम कह सकते हैं कुल मिलाकर हमारी सरकार की बहुत अच्छी पहल है और जिससे हमारे सभी पशुपालकों को यहाँ पर फायदा जरूर हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से नितिन जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे को जानकारी लेनी थी। मेरे भैंस की प्रॉब्लम ये है कि उस पे उठते बैठते बहुत दिक्कत महसूस हो रही है और घास भी बहुत कम खा रही हो। जी, तो ये समस्या कब से हो रही है? मैम ये कल से कुछ ज्यादा, कल तो कुछ कम थी, आज कुछ ज्यादा है। बिल्कुल, डॉक्टर शैलेंद्र कुछ कहना चाहेंगे? आपको इनसे कुछ पूछना चाहेंगे या फिर?
और जानकारी लेना इसके लिए जरूरी हो जाता है कि अगर उठने में दिक्कत है और घास कम, तो इतना काफी नहीं होता है। इसमें आपको 25 पशु चिकित्सक से सलाह लेना पड़ेगा, उनको माने ऑन द स्पॉट आपको दिखाना पड़ेगा, तभी बीमारी के पता चल पाएगा। जी, इन बातों से हम यहाँ पर कुछ एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे पाएंगे। आप नजदीकी जो भी पशु चिकित्सक का केंद्र है वहां पर जाइए, एक बारी जांच करवा लीजिए। जांच के पश्चात ही यहाँ पर बताया जा सकेगा कि ये वजह क्या है। ये जरा यहाँ से हम ये सलाह आपको जरूर दे सकते हैं कि आप देर मत कीजिए, आप जल्द से जल्द उसकी जांच जरूर करवा लीजिए। जितना जल्दी पता चल जाएगा उतना जल्दी ही आपकी जो भैंस है उसको इलाज मिल जाएगा और वो बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे, और एक हमारे कॉलर हैं जिन्होंने अपना कॉल रिकॉर्ड करवा दिया था, सवाल रिकॉर्ड करवा दिया था, जिसे हम कार्यक्रम में अब शामिल करना चाहेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र, ये आपके लिए है सवाल। ये भेजा है हमें उत्तर प्रदेश से विनय कुमार राय जी ने। इन्होंने लिखा है कि हमारी गाय ने मार्च में बच्चा दिया था, मई में उसके पेट में दर्द शुरू हुआ, पशु चिकित्सक को दिखाया तो पता चला कि रेबीज की समस्या है, दवाई करवाई, लेकिन अब जो समस्या है वो ये हो रही है कि हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर उसका गोबर पतला हो जाता है, कुछ घंटों वो खाना भी छोड़ देती है, जैसे ही पेट खाली हो जाता है फिर खाने लगती है। तो ये समस्या क्यों हो रही है? 10 से 15 दिन के अंतराल पर बार बार गोबर पतला होने की समस्या हो रही है, खाना भी छोड़ दे रही है उनकी भैंस, उनकी गाय। देखिए, यदि रेबीज की समस्या है तो इसके बाद जैसे कुत्ता अथी होता है डॉग वाइट का, अगर आपने देखा है तब बता सकते हैं लक्षण इसका। तो रेबीज की समस्या का कोई निदान नहीं है, उसका एक ही मात्र उपाय है वैक्सीनेशन। जी, तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि पूरी दवाई भी करवा ली है, लेकिन अब ये समस्या आ रही है जो गोबर पतला हो रहा है। गोबर जो पतला हो रहा है तो रेबीज के कारण भी हो सकता है और कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। गोबर या आप दाने की मात्रा यदि आप ज्यादा खिला रहे हैं या अभी ठंड का मौसम है, जैसे ठंड लग गई हो, इसके कारण से भी मन हो जाता है। इसके लिए आप जो भी दवा करा रहे हैं इसके साथ साथ ऐसा बने हरा चारा कम दे। हरा चारा ज्यादा खाने से इस तरह की समस्या ज्यादा पैदा होती है। इस सीजन में आप ध्यान रखें, हरा चारा कम दे, पानी गुनगुना ही दे, और इसके साथ साथ एक नेबुलोन पाउडर आता है, आप नेबुलोन पाउडर का इस्तेमाल करें। 100 ग्राम पाउडर रोज दे कम से कम 10 दिनों तक, तो धीरे धीरे जो अंदर अगर टॉक्सिन बन गया है तो वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। और रेबीज का तो कोई समाधान ही नहीं है वैक्सीनेशन के अलावा। वैक्सीन सिर्फ इलाज कराए हैं, ट्रीटमेंट, तो उस पर नहीं जाए, वैक्सीन जरूर ले ले। जी, तो दवाई से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है, टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रैना, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? देखिए, एक रेबीज और पतला गोबर करना, कम खाना, इतना रिलेशन नहीं है उनका। रेबीज तो एक अलग, आप वैक्सीनेशन करेंगे तो आपका पशु ठीक रहेगा, उसके लिए तो वैक्सीनेशन ही है। बाकी कई बार हम देखते हैं कि पेट में कीड़े भी होते हैं, क्या हम क्योंकि डीवॉर्मिंग नहीं करते, हमारे किसान भाई डीवॉर्मिंग करना या फिर भूल जाते हैं, तो अल्बेंडाजोल की एक जो टेबलेट है वो उपलब्ध है मार्केट में, तो वो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, क्योंकि पेट में कई बार कीड़े होते हैं तो उससे भी पतला गोबर और पशु खाना कम कर देता है। तो इसके अलावा तो कुछ और होगा नहीं, या तो पेट में कीड़े होंगे या तो वो हरा चारा ज़्यादा दे देते हैं इस टाइम पर। इस टाइम हरा चारा बहुत होता है, तो हरा चारा ज़्यादा देने से भी पशु जो गोबर पतला कर देता है। बिल्कुल, तो विनय जी, आपकी जो समस्या है उसका समाधान दोनों ही हमारे विशेषज्ञों ने बता दिया है। कुछ क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसके अनुसार ही आप यहाँ पर अगर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर इस समस्या से निजात पा लेंगे। तो देखिए, हमारी जो भी समस्याएं हैं कॉलर्स की, दर्शकों की, हम उनके समाधान उन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले को अभी हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, आगे जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं।
निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन और सर्दियों में ज्ञाभिन्न पशुओं की देखभाल पर। हमारे कॉलर्स भी लगातार कॉल कर रहे हैं। अब आप भी जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि समय काफी कम रह गया है। कॉलर जुड़े हुए हैं एक हमारे साथ राजस्थान से विद्यासागर जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए पहले। हमारे सर गाय ब्याई पहले 3 बार सही ब्याई जी, सही दूध दिया जी। अब की बार चौथी बार गाय ब्याई है तो उसके 4 थन नहीं खुल रहे हैं, दूध नहीं आ रहा है। 3 दिन 4 दिन पहले ब्याई है, 3-4 दिन पहले ब्याई है, चौथी बार ब्याई है और थन नहीं खुल रहे हैं, दूध नहीं आ रहा है। डॉक्टर शैलेंद्र क्या बिल्कुल ही क्या कहेंगे? 30 लीटर दूध दे रही थी। क्या कहेंगे डॉक्टर शैलेंद्र? दूध नहीं दे रही है, इसका मास्टाइटिस का लक्षण हो जाता है जिसे थनैला रोग बोलते हैं। तो आप पशु चिकित्सक को दिखाना जरूरी है। कृपया आप पशु चिकित्सक को ले आए। उसमें क्या होगा, सूजन, जो थन में हो सूजन हो जाता है। कभी कभी यदि दूध आ भी रहा है तो उसमें ब्लड खून आने का चांस बढ़ जाता है, तो आप थनैला रोग ये हो सकता है। दूसरा है, आप चारा सही से नहीं दे रहा होंगे कि चारा का भी मात्रा आप बढ़ाए। उसमें आप गुड़ इस मौसम में जरूर खिलाएं, इससे दूध बढ़ जाता है। जी, जैसे कह रहे हैं 3-4 दिन पहले ही ब्याई है ये, तो ऐसे में भी ये थनैला का लक्षण थनैला की वजह से हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। तो इसमें थनैला में क्या होता है, दूध देना अचानक से बंद हो जाता है और किसान को पता नहीं चल पाता है इस तरह का थनैला। या दूसरा एक और बीमारी है मिल्क एलेक्सिया बोलते हैं जी। इसमें दूध आना कंप्लीट बंद हो जाता है जी। इसमें इसका इलाज है, इसमें कुछ दवा आती है जो आपको कुछ पशु चिकित्सक ही बता पाएंगे और इसका कुछ इंजेक्शन भी अवेलेबल है जो पशु चिकित्सक इलाज करने से ठीक हो जाता है ये। तो जरूर आप पशु चिकित्सक से दिखाएं।
जी, तो यहाँ पर यही सलाह दी जा रही है हमारे विशेषज्ञ द्वारा कि आप जल्द से जल्द किसी नजदीकी पशु चिकित्सक का रुख कर लीजिए, एक बार ये दिखा लीजिए। कई तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, जो भी जांच में निकलेगा उसके अनुसार फिर इलाज हो जाएगा और ये समस्या ठीक हो सकती है। ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही समय पर आप जरूर यहाँ पर पशु चिकित्सक का रुख कर लें। हम भी बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर रैना के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर रैना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कई तरह के यहाँ पे प्रावधान है हमारे पशुपालकों को, ताकि लाभ मिल सके, हमारे पशुपालक इससे जुड़ सकें। ई गोपाला आपकी बात करें, ई हार्ट की बात करें हम, चाहे आपने AI के बारे में बताया, फिर आपने ये ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के बारे में भी बताया, और किस तरह से लाभ दे रही है यहाँ पर ये मिशन हमारे किसानों को? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी फंडिंग होती है वो सीधे सरकार से हमारे स्टेट लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड्स को की जाती है, जिससे सीधे ये फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन होती है इन प्रोग्राम्स की। और साथ के साथ जो भी आज तक विषय रहे थे, देसी नस्ल, सीमन उपलब्ध नहीं होना, बड़े फार्म नहीं है देश में, दूध की उत्पादकता जो है वो कम है हमारी देसी नस्लों से। और अगर आप देखें, डाटा भी देखें तो 2014 से लेके 2020 तक हमारे जो देसी नस्ल हैं उनमें से कोई 40-45 मिलियन मेट्रिक टन की दूध जो है वो प्रोडक्शन हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है नॉर्मल से। और इसके साथ साथ जो हमारी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज फील्ड में नहीं थी पहले, जैसे हम कहें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, जो हम एक ही गाय से जहां हम साल में एक बच्चा लेते हैं, वहीं हम IVF करके एक साल में एक गाय से कम 10 बच्चे ले सकते हैं। उसको भी फील्ड में प्रमोट किया जा रहा है, किसान के डोर स्टेप तक उस टेक्नोलॉजी को पहुंचाया जा रहा है, और इसमें भी भारत सरकार जो है वो सब्सिडी प्रदान कर रही है। इन सभी टेक्निक्स को अब किसान के दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, और आसानी से कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन की जाए, इसका हर दिन इसके लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है हमारे किसान भाई बहनों के लिए। तो जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन सही तरीके से किया जा सके, हमारे पशुपालकों को इसके बारे में जानकारी मिल सके, लाभ मिल सके, इसके लिए हर स्तर पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। अब बारी आती है कि हमारे पशुपालकों को, जैसे हम बता रहे हैं, दूरदर्शन किसान के माध्यम से भी हम जानकारी पहुंचा रहे हैं, कई तरह के यहाँ पर प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जिससे हमारे किसानों को, पशुपालकों को जागरूक किया जाता है। अब अगर हमारे पशुपालक इसे जुड़ना चाहते हैं तो वो कहाँ जाएं, कहाँ संपर्क करें, इस पर आप क्या कहेंगे? नजदीकी कोई केंद्र है, क्या है? देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, जो भी स्कीम्स चल रही हैं हमारी केंद्रीय सरकार की, उसके लिए आप सिंपली, मैं कहूँगा कि DAHD, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनकी नॉर्मली आप इंटरनेट में डाल के हमारी साइट पे चले जाइए, वहाँ सब स्कीम्स, चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम हो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, रोग नियंत्रण कार्यक्रम, हमारे जो बकरी और भेड़ के किसान भाई बहन हैं उनके लिए कौन सी स्कीमें चल रही हैं, हमारे जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनके लिए जो भी स्कीम चल रही है, उसकी जो सारी विशेषताएं हैं वो हमारी साइट पे सब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। आजकल सब स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, घर बैठे बैठे ही जानकारी आप ले सकते हैं। DAHD.gov.in पर आप जाइए, वहां पर सारी स्कीम्स के बारे में बिल्कुल एक एक जानकारी दी गई है। आप उस पर घर बैठे बैठे ही पूरा पढ़िए, देख सकते हैं कि क्या क्या आपके लिए यहाँ पर लाभान्वित कदम उठाए गए हैं। आप बेझिझक इनसे जुड़िए और पूरा लाभ आप ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। बिहार से हमारे साथ रामदयाल जी जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मेरा गाय जो है वो सुसु पी रही है ज्यादा करके जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी डॉक्टर शैलेंद्र क्या कहेंगे? देखिए, ज्यादा करके अभी कर रहा है तो सर्दी के दिनों में ऐसे ही बढ़ जाता है। और ये एक और लक्षण होता है कि यदि गाय इस तरह का अगर ज्यादा मात्रा में कर रही है, यदि रुक रुक के करती है तो गर्मी में आने का लक्षण होता है। इस मौसम में यदि गाय पहले से गाभिन नहीं है तो गर्मी में हो सकता है कि जस्ट आने वाली होगी, इसका लक्षण दिखाता है। इसके बाद में पानी की मात्रा यदि आप ज्यादा दे रहे हैं, हरा चारा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी लक्षण बढ़ जाता है, लक्षण बढ़ जाता है। तो उस हरे चारे की मात्रा को आप कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और डॉक्टर शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इतने अहम सवालों के जवाब आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और साथ ही डॉक्टर रैना भी उपस्थित है हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। आपने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में इतनी अहम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज आपने जान लिया राष्ट्रीय गोकुल मिशन और सर्दियों के मौसम में कैसे आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी देते हैं। अगले अंक में बात होगी रजनीगंधा में समसामयिक कार्य की, और साथ ही हम आपको बताएंगे सर्दियों की फसलों में पाले से आप बचाव किस प्रकार कर सकते हैं। जी हां, बहुत ही अहम विषय है। आपके पास कोई सवाल है, पहले ही आप हम तक पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी हमारी hellokisan2015@gmail.com। जी हां, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए आप हेलो किसान, वहां हमारा पेज खुल जाएगा। उस पर आप अपने जो सवाल हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने जो भी सवाल है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। साथ ही एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप पुनः देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोबारा आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं, अहम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। और इन 2 साल में भारत ने 2 बहुत बड़ी वेव्स देखी हैं, जहाँ पे लोगों को काफ़ी हद तक जान गंवानी पड़ी और काफ़ी हद तक नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम अभी देखें तो लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। कई लोग ये सोचते हैं कि पैंडेमिक ख़त्म हो गया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, भीड़ बहुत इकट्ठी हो रही है, हाथ भी लोग नहीं धो रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि पैंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। अभी हमने यही देखा है कि भारत के कई देशों में एक नया वेरिएंट जिसको हम ओमिक्रॉन कहते हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कई केसेस वहाँ पे ओमिक्रॉन के पाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी हो जाता है और हम लोग सब लोगों को जब भी हम बाहर जाएँ टाइटली मास्क लगाना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, ये देखें कि भीड़ ना इकट्ठी हो, अपने हाथ रेगुलरली धोएं। साथ साथ वैक्सीनेशन सबको लगानी चाहिए। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगाई और वैक्सीन के वो हकदार हैं तो उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो आगे आके वैक्सीन लगाएंगे और जिनका सेकेंड डोज ड्यू है वो आके अपना सेकेंड डोज भी ज़रूर लगाएं। मैं इस अवसर पे सब लोगों को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं यही चाहूँगा कि ये नया साल आपके लिए बहुत खुशियाँ लाए, आप स्वस्थ रहें और आपकी सारी जो मनोकामनाएं वो पूरी हों और हम इस पैंडेमिक से बाहर निकलें। सरहदों पर किसान का बेटा, खेतों में किसान, और फिर हम कहते हैं कि आज हमने किया है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ नववर्ष की किरणें यही पैगाम लाई है कि उगते अन्न की खुशबू बीमारी की दवाई है। ए कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, पूरा 1.5 साल गुजार दिया निक्कर और बनियान में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड। आप घर पर है और हम किसानों के बीच है। ये नया साल हमारे किसानों के चेहरे पर इतनी खुशियां लेकर आए, दुआ हम भी करें, दुआ आप भी करें। नव वर्ष में अन्नदाता हर्ष में देखिए 1 जनवरी शनिवार शाम 8:30 पर। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। 7 फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। हंसी के फव्वारे, मस्ती के सितारे, उमंग द्वारे द्वारे। नए साल का स्वागत कीजिए मेरे साथ
रात 9:30 बजे 31 दिसंबर सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।